प्रीलिम्स के बाद में आपने कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस टॉपिक पे आपने मल्टीपल वीडियोस को देखा होगा। इस वीडियो में अपन भी बात करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, लेकिन अपन हवाबाजी में बात नहीं करेंगे। अगर आपने इस चैनल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो मैंने पिछले 3 साल से आपको जो भी कट ऑफ बताई है, एग्जैक्ट यूपीएससी की कट ऑफ और उस कट ऑफ के बीच में मुश्किल से 1 नंबर का ही फर्क रहा है। लाइक अगर आप देखेंगे 2024 में जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी, जो मैंने आपको एक अनुमान बताया था, वो 87 बताया था। अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा, एक बार के लिए आप जाके देख सकते हैं। और जो एग्जैक्ट कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 87 ही गई थी। यूपीएससी 2023 में मैंने जो कट ऑफ का अनुमान बताया था वो 75 के आसपास बताया था। मैंने इस बात को बोला था कि कट ऑफ करीब 75 के आसपास जाएगी और कट ऑफ 74 के करीब गई थी। तो अपना जो अनुमान रहता है वो लगभग एक कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जो फिगर होता है उसके आसपास रहता है। अब बात रहती है कि ये मैं किस बेसिस पे कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, किस बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं कभी भी हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के दिया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे हमने एक सर्वे किया, आपको लिंक दी थी, जहाँ पे आपको आपने जो मार्क्स गेन किए हैं, लाइक आपके जीएस में जितने मार्क्स बैठ रहे हैं, सीसेट में जो मार्क्स बैठ रहे हैं, इन सब के साथ में आपको क्या डिफिकल्टी लेवल लगा, आपका क्या अनुमान रहा है, वो सबको लेकर हमने एक डाटा कलेक्ट किया। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना एक सुझाव दिया, बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने मार्क्स को रिवील किया, जीएस के, सीसेट के। प्लस हमने टेलीग्राम पे भी इस सर्वे को कंडक्ट किया, जहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट ने अपने मार्क्स को वहाँ पे रिवील किया। इन सभी बेसिस पे एक हम डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं और उसके आधार पर पता चलता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हवाबाजी में बात करना समझदारी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यू के लिए कुछ भी बता रहे हैं। लाइक वैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है वो भी गलतियां करती है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं करती। लाइक अगर अपन बात करेंगे वाजीरामन रवि की, वाजीरामन रवि ने अगर अपन बात करेंगे 2024 में, तो उन्होंने कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन किया था वो 95 प्लस किया था, ठीक है। और जो कट ऑफ गई थी वो 87 गई थी। तो ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जिनकी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन रहती है वो यूपीएससी के एग्जैक्ट फिगर से बहुत कोसों दूर रहती है, क्योंकि वो लोग एसी में बैठ के कुछ भी अपने टीचर के आधार पर, वो लोग जो बताते हैं उसके आधार पर वो कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो समझदारी है। इस वीडियो में अपन एक बात करेंगे कि मैंने जो सर्वे कंडक्ट किया उसके आधार पर जो एक हमारे पास में डाटा निकल के आया, उसके आधार पर अपन बात करते हैं। अभी मैं आपको जो फिगर बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि मैं कोई यूपीएससी का इनसाइडर तो हूँ नहीं जो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाऊंगा, लेकिन अभी तक का जो मेरा अनुमान रहा है, लाइक मैंने 2023 में भी जो प्रेडिक्शन किया, 2024 में भी जो प्रेडिक्शन किया, इस सबके साथ में अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शन आपको बताया है। और जो भी प्रेडिक्शन हमने की है वो लगभग काफ़ी हद तक सही रही है। 2024 में क्या प्रेडिक्शन जा सकती है, क्या कट ऑफ जा सकती है, अगर अपन बात करेंगे तो वो अराउंड 83 जाएगी। 83 में आप प्लस माइनस 1 लेके चल सकते हैं। कहने का मतलब 82 भी जा सकती है, 83 भी जा सकती है, 84 भी जा सकती है। ये मैं डाटा ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। हमने जो डाटा कंडक्ट किया, जहाँ पे हमने सीसेट के मार्क्स को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा। काफ़ी लोग अभी जो कट ऑफ देख रहे हैं वो जीएस के बेसिस पे देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ जीएस के बेसिस पे कट ऑफ को दिखाना मुझे नहीं लगता समझदारी है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो सीसेट है वो इस बार टफ आया था, और सीसेट के टफ आने से मार्क्स कम होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब सीसेट टफ होता है तो जीएस के मार्क्स, और मानो कि किसी कैंडिडेट के जीएस में 95 मार्क्स आ रहे हैं बट उसका सीसेट नहीं निकल रहा, तो वो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी कि सीसेट के मार्क्स कितने बैठ रहे हैं, सीसेट का टफनेस क्या है। 2023 में जो कट ऑफ नीचे गई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वो सीसेट ही था, और इस बार 2025 में भी जो कट ऑफ नीचे जाएगी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहेगा वो सीसेट ही रहेगा। इस बार कट ऑफ करीब 83 के आसपास रह सकती है। मैं आपको जो भी मार्क्स बता रहा हूँ वो 1 सेकंड, इस सही बात को भी बंद करेंगे। मैं आपको भी जनरल के मार्क्स बता रहा हूँ। जनरल के मार्क्स करीब करीब 83 प्लस माइनस 1 लेके चल सकते हैं, इसके आधार पर जाएगी। अगर अपन ओबीसी की बात करते हैं वो भी अराउंड इतनी रहती है, क्योंकि जनरल और ओबीसी के बीच में 1 नंबर का ही फर्क रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस ऑब्वियस सी बात है कि ओबीसी से इसकी कट ऑफ कम रहती है, करीब करीब आप मान के ले चल सकते हैं कि 80 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एसटी एससी और वो और भी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार एक अनुमान लगा सकते हैं। अब एक बात ये रहती है कि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं मल्टीपल कोचिंग के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो कोचिंग के आंसर की होती है, जो यूपीएससी के आंसर की होती है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लाइक मैंने इस बात को पिछला वाला जो वीडियो था उसमें भी इस बात को बोला था कि लाइक अगर आप 2024 की वाजीरामन रवि की अगर आंसर की को देखते हैं, जो उन्होंने रिजल्ट के बाद में बताई थी, काफ़ी लोग बोल रहे होंगे मैं वाजीरामन रवि का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्या मुझे इस कोचिंग से कोई दुश्मनी है। ऐसा नहीं है, वाजीरामन रवि सबसे पॉपुलर कोचिंग है। अगर अपन बात करते हैं दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर कोचिंग की, तो वाजीरामन रवि का नाम सबसे टॉप पे रहता है। इसके कारण इसका अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाजीरामन रवि ने पिछली बार जो आंसर की बताई थी उसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन गलत थे। 7 क्वेश्चन गलत थे यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर के से जब आप मिलान करेंगे तब। और ये डाटा मैंने टेलीग्राम पे डाला था, ये कंप्लीट जो एनालिसिस किया वो मैंने खुद ही किया है, और उसके आधार पे मैंने आपको ये पूरी जानकारी बताई थी। 7 क्वेश्चन उसमें गलत थे, प्लस यूपीएससी ने इस साल 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन का फर्क आया यूपीएससी के आंसर की प्लस
यूपीएससी के आंसर की वर्सेज कोचिंग के आंसर की करीब 10 क्वेश्चंस का मिनिमम फर्क रहा है बहुत सारे कोचिंगों के साथ में। आप किसी भी कोचिंग के साथ में कंपेयर करके देख लेना, मिनिमम आपको 10 क्वेश्चंस का फर्क देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चंस का मतलब होता है 10 इंटू 2 यानी कि 20 मार्क्स प्लस 10 क्वेश्चंस के कारण 3 क्वेश्चंस आपके और जाएंगे जो कि आपके करीब करीब 6 नंबर का आपका माइनस मार्किंग लेके आ सकता है। तो करीब करीब ये लेके चल सकते हैं करीब 26 पॉइंट समथिंग के आसपास आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो मैंने एक आपको पूरा एक मोटा मोटे तौर पे एक अंदाजा बताया था कि कितना मार्क्स बाजीरामन रवि ने अगर अपन एक बाजीरामन रवि के आंसर की से अगर अपन मिलान करते हैं तो करीब करीब 173 बाजीरामन रवि के आंसर की स्कोर कर रही है यूपीएससी के आंसर की के साथ में कंपेयर करने पे। तो इतना फर्क रहता है, करीब करीब 20 से 25 नंबर का फर्क आराम से रह सकता है यूपीएससी के आंसर की और कोचिंग के आंसर की के साथ में। तो ये अपने आधार पे एक थोड़ी सी आप समझदारी ले सकते हैं। ये मैंने मल्टीपल कोचिंग का एक आपको चार्ट भी टेलीग्राम पे डाल के बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनसाइट के साथ में कितना फर्क रहा था, बाजीराम के साथ में कितना फर्क रहा, दृष्टि के साथ में कितना रहा। तो एक मोटा मोटे तौर पर आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। साथ में आप इस बार सीसेट के अंदर भी इस बात को देख सकते हैं कि इस बार सीसेट जो 2025 का हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ था और लेंदी था। जब सीसेट इस तरीके का आता है तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। इस बात को समझिएगा कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है उसका आंसर किसी को नहीं पता होता है। और ये इस साल नहीं हर साल होता है। अगर आप पिछली बार का अगर 2024 का सीसेट की यूपीएससी के आंसर की और कोचिंग के आंसर की के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे भी करीब 6 से 7 क्वेश्चन का फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। साथ में 2025 में जो मल्टीपल कोचिंग ने अपने आंसर की दी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे डाउट है। लाइक एक ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 12 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वालों को डाउट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर कोचिंग वाले भी कंफ्यूज है तो अपन नहीं कह सकते कि ऑफिशियल आंसर की में कितना फर्क आएगा, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आप इतने डरिए मत, यूपीएससी के आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में फर्क आएगा। ठीक है, बट एक मोटा मोटी तौर पे अंदाजा लेके चल सकते हैं। अगर आपका सीसेट क्वालिफाई हो रहा है, लाइक अगर आपके सीसेट में 75 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि घटके वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, वैसे पिछली बार अगर मैं बात करता हूँ 2024 में तो मेरे सीसेट में यूपीएससी के आंसर के और ऑफिशियल आंसर के में कितना फर्क था, अगर मैंने कोचिंग के साथ में जब कंपेयर किया था तो मेरे 89 के आसपास बैठ रहे थे और ऑफिशियल आंसर की में मेरे 75 आए थे। तो आप देख सकते हैं करीब करीब मेरे यहाँ पे 10 और 4 करीब 14 नंबर का फर्क बैठा था। तो इतना फर्क बैठ सकता है यूपीएससी के आंसर की ऑफिशियल आंसर की के साथ में। इवन मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार है, लाइक ऐसे कैंडिडेट भी मैंने देखे जिनके सी सेट में 45 मार्क्स आ रहे थे कोचिंग के आंसर की के साथ में और उनका सी सेट क्वालिफाई हो रहा था, यानी कि करीब 68 67 इतने मार्क्स उनके आ रहे थे। तो लोगों के मार्क्स बढ़े भी थे, लोगों के मार्क्स घटे भी थे। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या चीज़ें जा सकती है। अब मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया कि हम तो यूपीएससी के आंसर की के भरोसे बैठे थे, हम तो कोचिंग के आंसर की के भरोसे बैठे थे, अब क्या करें। अब इस बात को समझिए, देखिए अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इस पर होता है या नहीं होता है, आपको क्या करना है, थोड़ी सी समझदारी के साथ में चलिएगा, अपना प्लान भी रेडी करना शुरू कर लीजिएगा। प्लान बी क्या है, प्लान बी के लिए आप एमए का फॉर्म डाल सकते हैं। एमए अगर आपने कर रखा है तो आप नेट जेआरएफ की कोचिंग नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। नेट जेआरएफ क्यों करना है उस बात को समझिए। नेट जेआरएफ सबसे बेस्ट तरीका होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अपना प्लान भी बनाने के लिए। नेट जेआरएफ के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑप्शनल तैयार किया है उसी में लगभग आपने एमए किया होगा, और आपने ऑप्शनल को अगर ढंग से पढ़ा है, कहने का मतलब अगर आपने ऑप्शनल को अगर सही से किया है तो आपको सब्जेक्ट का काफी अच्छा नॉलेज होगा। अगर उस सब्जेक्ट का आपको अच्छा नॉलेज है तो आप नेट जेआरएफ को 1 महीने या फिर 2 महीने की अच्छी तैयारी के साथ में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर साल नहीं हर महीने अराउंड 40,000 के आसपास पैसा मिलेगा हर महीने, जो कि आपको अगले 5 साल के लिए मिल जाएगा। इस बात को सुनिए कि अगर आपको 5 साल तक अगले 40,000 रुपए के आसपास, मतलब इसमें वेरी करता है, लेकिन आपको शुरुआत में करीब 35,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे और अगले 2 साल के बाद में ये 55,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज बताया 40,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपको अगले 5 साल के लिए मिलते हैं। तो इस बात को समझ सकते हैं कि आप अगले 5 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। साथ में नेट जेआरएफ करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने जा सकते हैं। तो ये प्लान बी का सबसे अच्छा माध्यम होता है उन लोगों के लिए जिनके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो आगे सोचना चाह रहे हैं क्या करना है। तो एक बार के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर सोचिएगा। यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अपनी जवानी फूंकना समझदारी नहीं है। दूसरी बात, जिनका अभी 1 अटेम्प्ट हुआ है और जिनको लग रहा है लाइक 2 अटेम्प्ट होने के बाद में भी उनको लग रहा है कि मुझे यूपीएससी करना ही है, मुझे किसी और सोर्स की तरफ नहीं जाना है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर लीजिए। ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर लीजिए। अगर आपका होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। टाइम वेस्ट मत कीजिए, बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं है। ऑप्शनल के ऊपर ध्यान देना शुरू कर लीजिएगा। साथ में वे कैंडिडेट जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने अभी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया है और जो सोच रहे हैं कि आगे उनको फिर से तैयारी करनी है, इस बार सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस लेने के लिए इस एग्जाम को दिया था, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं।
अब बात समझिए कि एनसीईआरटी कोर्स का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। लाइक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एक बार के लिए मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को अभी तक बहुत ढंग से पढ़ा है। हवाबाजी में एनसीईआरटी पढ़ना समझदारी नहीं है। लाइक लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक दो बुक उठाई, पढ़ ली, सोच लिया एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी ऐसा नहीं होती है। अगर आपने 2025 का एग्जाम देखा है तब आप पाएंगे लगभग एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको करीब करीब 20 के आसपास क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं। खासकर ज्योग्राफी और ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जो आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एनसीईआरटी की क्लासेज बहुत अच्छे से कवर की है। साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। साथ में मैंने आपको जो भी एक माध्यम बताया नेट जीआरएफ वाला, उसके अंदर आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से रखेंगे तब आप बहुत आगे तक सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि काफी लोग ओवर मोटिवेट होकर भी काम करते हैं, वो भी गलत है। डीमोटिवेट होकर भी काम करते हैं, वो भी गलत है। आप इस बात को देखिए, अगर आपके जीएस में 60 के आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो अभी से वापस से मेंस के लिए लग जाइए। ठीक है, ज्यादा सोचने से ऐसा होगा नहीं। सबसे बड़ी गलती जो प्रीलिम्स के बाद में कैंडिडेट करता है वो यही करता है, ब्रेक ले लेता है। और ये आप में से बहुत सारे लोगों ने की भी होगी। अब होगा क्या, काफी लोग अभी बैठ जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट अराउंड 6 जून के आसपास आने वाला है। और ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, अरुण सक्सेना जी का भी एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था, उन्होंने करीब 6 जून के आसपास बताया है। और एक बहुत सारे मतलब एक प्रेडिक्शन के आधार पर करीब 6 से 7 जून के आसपास आना चाहिए। वैसे यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यूपीएससी हर बार 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दे देती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 8 जून के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर अपन उसको भी नहीं, अगर अपन सब डेट को अगर मिला के देख सकते हैं तो आपको 7 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट का एक ब्रेकडाउन है। तो आप देख सकते हैं कि 7 जून अभी भी 5 दिन पड़े हैं, बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया है। एग्जाम 25 को हुआ था, अब 8 दिन हो चुके हैं। और ज्यादा अगर आप दिन बर्बाद करेंगे तो समझदारी नहीं है। अगर आप स्टडी से एक बड़ा ब्रेक ले लेते हैं तो फिर से आपको स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। थोड़ी सी समझदारी रखेंगे तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। टाइम वेस्ट करना और टाइम को यूटिलाइज करना, दोनों में बहुत फर्क है। अब काफी लोग क्या करेंगे, सब सोचते रहेंगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटरशिप के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी क्लासेस देखने लग जाएंगे जहाँ पे वो बताएंगे कि प्रीलिम्स अभी से निकालना है। देखिए आप इस बात को देखिए, प्रीलिम्स निकालना जरूरी है, पर अभी से मेंस की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का मोटिवेशन है वो अगर आप जनवरी से कंटिन्यू करेंगे तो वो मायने रखेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देंगे, वो भी समझदारी नहीं है। अगर आपका एक अटेम्प्ट हुआ है, 2 अटेम्प्ट हुआ है, तो आप एक अटेम्प्ट और ले सकते हैं। ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि अगर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो एक बार के लिए प्लान बी के ऊपर सोचना जरूरी है। जवानी फूकना समझदारी नहीं है। सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सी सेट में कितना स्कोर बैठ रहा है, जीएस में कितना स्कोर बैठ रहा है, आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है। ऐसा नहीं कि किसी और को पता नहीं है, आपको खुद को पता है। और दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये आपके अंत तक काम में आएगी। दुनिया में अगर आप दुनिया को बेवकूफ बनाओगे ना तो बहुत आगे जाओगे, पर अगर आप खुद को बेवकूफ बनाओगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ, आप क्या कर रहे हो ये आपको पता है। ध्यान रखिएगा, मनोज बनके, मनोज कौन सा पता है, वो 12th फेल वाला, वो बनके मूवी में आना, मूवी बनाना, मोटिवेट होना अच्छी बात है। पर वास्तविकता में अभी अपन डिजिटल जमाने में जी रहे हैं। अपन अभी 6 से 7 अटेम्प्ट बिना किसी जॉब के साथ में ऐसे परिवार से अगर अपन बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली बन रही है, जहाँ पे एक हमने गरीबी को देखा है, अगर ऐसी फैमिली से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो इतना टाइम अपन अभी के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। साथ में नेट जीआरएफ जैसा एग्जाम है, उसको एक बार के लिए आप टारगेट करके अचीव करके फिर से यूपीएससी में आ सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, 6 महीने भी अगर ढंग से पढ़ लेते तो वो काम आपका हो जाता है और आप डायरेक्ट सेकंड एग्जाम की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने 6 महीने यहाँ पे दिए, आपका ये क्वालिफाई हो जाता है, फिर वापस आप यूपीएससी की तरफ आ जाइए। क्योंकि आप अगर 3-4 महीने अलग एग्जाम को टारगेट करके वापस से यूपीएससी के ऊपर आते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है। तो थोड़ा समझदारी के अपने साथ में सोचिएगा कि आपको अगले क्या करना है अगले कुछ महीनों में। ठीक है, बाकी स्टिल अगर आपको डाउट है कि मुझे क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना व्हाट्सएप के 7976479107। वैसे मेंटरशिप हमारी पेड रहती है इस कोर्स के अंदर, बट अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सबको रिप्लाई देने की इस बार कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके अपना जो भी डाउट है एक बार के लिए मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, 83 ±1, इस अनुमान को लेकर चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारी जो प्रेडिक्शन रहती है वो हवाबाजी में नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के कट ऑफ को दिखाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और रोज किसी और टॉपिक के साथ में अपन फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।